नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल के अंदर हम मानव भूगोल की मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 4 पिछले लेक्चर के साथ शुरू कर चुके हैं। आज हम हमारा जो चौथा चैप्टर है उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं और मानव विकास की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मानव विकास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मानव विकास जो है वो क्या है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स हैं और बड़े ही शानदार तरीके से हमने समझा कि मानव अपना विकास करने के लिए उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और डॉक्टर महबूब उल हक क्या कहते हैं और अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने देखी। लेकिन आज का जो लेक्चर है, मानव विकास जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि कोई भी इमारत है वो किसके ऊपर टिकी हुई है, तो नींव के ऊपर टिकी हुई है, सीधी सी बात है। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है वट वृक्ष, जो उसका नीचे का बड़ा पार्ट होता है उस पर वो टिका रहता है। यानी कि कोई टेबल पड़ी है मेरे सामने, तो वो अपने जो उसके पाए होते हैं, पैर जो होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, आधार जो होता है उस पर टिकी रहती है। मैं जैसे पैरों पर खड़ा हूं, पैरों पर टिका हुआ हूं, ठीक उसी प्रकार से मानव विकास जो है वो 4 चीजों पर टिका हुआ है, वो उसके स्तंभ कहलाते हैं। यानी मानव का 4 तरह से विकास कर दिया जाए, 4 तरीके से विकास कर दिया जाए तो मानव विकास बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि यूएनडीपी, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है जो पूरे विश्व में मानव का विकास कहां कितना हुआ इस पर डिटेल से समझाने का प्रयास करता है। तो इस चीज को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को मजे के साथ, क्लास में ही याद करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ है मानव विकास के? 4 स्तंभ है और उन चारों स्तंभों में सारे स्तंभ जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला सशक्तिकरण बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि सशक्तिकरण यह कहता है कि मानव को सशक्त कर दो, मजबूत कर दो। उसके बाद हम उत्पादक क्या चीज है उसको भी देखेंगे, सततता यानी कि निरंतरता उसको भी देखेंगे, और समता पोषणीयता क्या है इसको भी हम देखने वाले। तो मानव विकास के 4 जो स्तंभ है, आज के इस लेक्चर में एक एक स्तंभ को, एक एक आधार को, एक एक उस नींव की ईंट को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले और एक एक चीज को शानदार तरीके से समझने वाले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा सशक्तिकरण, और इसमें सबसे पहले शायद हमने जो है समता को लिया है। समता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समता क्या है। समता का मतलब होता है समान अवसर। देखो ये लिखा हुआ है, समान अवसर मिले। देखो भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है। हम भारत की बात करेंगे क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, जबकि मानव विकास जो होता है, मानव विकास जो है वो पूरा विश्व का होता है। मानव विकास कहाँ का होता है? पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरे संसार का होता है। मानव विकास के अंदर पूरे विश्व का यानी पूरे संसार का, पूरे विश्व के संदर्भ में मानव का कितना विकास कर रहा है ये सब कुछ उसके अंदर देखा जाता है। 3 तरीके से देखा जाता है इसको, कि मानव को शिक्षा कहाँ कितनी मिल रही है, वहां का देश आगे रहेगा हमेशा ही। दूसरा, किसी देश में संसाधन कितने हैं, संसाधन, वो देश आगे जाएगा मानव विकास में। शिक्षा, संसाधन और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें जिस कंट्री में होगी, जिस देश में होगी, वो देश स्वतः ही क्या करेगा, मानव विकास रिपोर्ट उसकी हमेशा अच्छी होगी। मानव विकास रिपोर्ट कैसी होगी इसकी? अच्छी होगी हमेशा। विकास रिपोर्ट बेहतर होगी भाई, सुंदर होगी, अच्छी होगी, और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, संसाधन और स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा तो देश स्वतः ही अपने आप तरक्की कर जाता है। ये चीज तो हमने देखी। 395 जो आर्टिकल है उसके अंदर एक एक आर्टिकल की बात करें तो प्रत्येक आर्टिकल अपनी एक बात कहता है, प्रत्येक अनुच्छेद एक बात कहता है। लेकिन आर्टिकल 16 कहता है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अवसर मिलना चाहिए। किसमें? सरकारी नौकरियों में, हर जगह उसको समान अवसर मिलना चाहिए। मैं भी 10वीं पास हूं, आप भी 10वीं पास है, कोई किसी भी कास्ट का 10वीं पास व्यक्ति है, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसके अंदर लोक नियोजन में अवसर, क्या कहते हैं इसको? लोक नियोजन में समान अवसर, इसका क्या मतलब हुआ? यानी सरकारी जो भी योजनाएं हैं
चाहे वो पेंशन की योजना है, उसमें भी लोगों को समान अवसर देना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति है जो 60 साल का है, उसको पेंशन दी जा रही, उसी कैटेगरी का दूसरा व्यक्ति उसको नहीं दी जा रही है। 60 साल की क्वालिफिकेशन को वो पूरा कर रहा है कि वो भी 60 साल का है, लेकिन उसकी कैटेगरी भी जो है वो भी क्लियर कर रहा है वो, तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कह रहा है? 16, लोक नियोजन में समान अवसर। यानी सरकार के द्वारा जो भी नीतियां चलती है लोक नियोजन के लिए, यानी जनता की भलाई के लिए, उसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। उसी को हम समता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समता। सबको समान अवसर मिले। जैसे गांव के अंदर राशन के गेहूं मिल रहे हैं, सबको मिलने चाहिए। जो उस कैटेगरी में आते हैं, जैसे बीपीएल होता है, जो पूर्व फैमिली के लोग होते हैं, काफी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर की गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके से उनको सुविधाएं देती है। तो उसी कैटेगरी का कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको यह अधिकार नहीं दिया जाता है तो वो समान अवसर नहीं मिला है, उसको समता नहीं मिली। तो किसी भी देश की तरक्की के पीछे, किसी भी देश को ऊंचाई छूने में योगदान जो रहता है वो समान अवसर का रहता है, समता का रहता है। कोई भी देश तरक्की जब करेगा जब उस देश में सारे नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, सबको जीने का अधिकार। देखो, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार है, या आपने देखा है आपको चिकित्सा का अधिकार है, किसी भी प्रकार का रोजगार करना, आपको क्वालिफिकेशन रखते हो, आपने एलएलबी कर लिया तो आपको वकील बनने का अधिकार है, आपने एलएलएम कर लिया तो आपने बैरिस्टर बनने का अधिकार है, आपने 10 साल कोर्ट में काम कर लिया तो जो वीआईपी फैमिली का कोई बंदा है जिसने 10 साल कोर्ट में काम किया और एक गरीब व्यक्ति है जिसने 10 साल कोर्ट में वकील का काम किया, दोनों को जज बनने का अधिकार है। मेरा कहने का मतलब यह है कि समता यह कहती है कि सबको समान अवसर मिले जो बराबर की योग्यता रखते हो। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। इसलिए यहां लिखा है समान अवसर, जातिगत भेदभाव नहीं हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, अब संविधान की बात हम क्यों कर रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वो तो मनीष सर करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। हम इसलिए कर रहे हैं कि समता जो है वो एक संविधान का भाग है। प्रत्येक देश में अपना एक संविधान होता है, कहीं लिखित होता है, कहीं अलिखित होता है। तो ज्योग्राफी में इंटरफेयर करती है हर चीज, क्योंकि ज्योग्राफी कला भी है और विज्ञान भी है, कला के साथ कई सब्जेक्टों को साथ लेके चला करती। ये हमने 11th में एक चैप्टर में पढ़ा था। तो समता के अंदर जातिगत भेदभाव, जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 धर्म जाति, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब समान है, कानून के नजर में सब व्यक्ति समान है। एक गरीब व्यक्ति है, उससे कोई अमीर व्यक्ति झगड़ा कर लेता है या फिर लड़ाई कर लेता है, मामला कोर्ट में चला गया। अब दोनों पक्षों की सुनवाई हो रही है तो जज ये ध्यान नहीं रखेगा कि ये व्यक्ति तो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करता है, ये व्यक्ति तो बहुत वीआईपी है, इसकी तो फैक्ट्रियां चलती है, और ये गरीब व्यक्ति है तो ज्यादा महत्व उस अमीर व्यक्ति को दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि संविधान की नजर में यानी कि कानून की नजर में, यानी कि विधि के समक्ष, यानी कानून के सामने, विधि मतलब कानून, समक्ष मतलब सामने, सब समान है, सब बराबर है, जो न्याय होगा वही वहां किया जाएगा। तो जातिगत भेदभाव, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे स्त्रीय चाहे पुरुष, सबको सरकारी नौकरी पाने का जो है अवसर दिया जाए, चाहे स्त्रीय या पुरुष, सबको मंदिर में दर्शन करने का अवसर दिया जाए। यानी हर जगह संविधान जो है क्या कहता है, किसी भी देश का संविधान जो होता है वो कहता है सबको समान अवसर मिले, उसी को हम समता कहते हैं। धर्म जाति, धर्म के आधार पर ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये तो कुरान को काम में लेता है, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता है, ये तो गीता को पढ़ता है, ये तो बाइबल को पढ़ता है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है विविधता में एकता, वही भारत है। ढेर सारी विविधताएं दिखती है फिर भी भारत एक है। विविधता में एकता, फिर भी जो है हमारा देश एक नजर आता है। क्यों? क्योंकि समता का अधिकार दिया गया है सबको। समता क्या है ये समझ लो, मानव विकास जरूरी, मानव विकास का जरूरी स्तंभ जो है वो एक समता है। ठीक है, इसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप में मेरे से ज्यादा क्षमता है बॉक्सिंग लगाने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, वो क्षमता नहीं। इसमें क्षमता का मतलब नेशनल लेवल पे सब बराबर होने चाहिए, अमीर गरीबी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जाति का, लिंग के आधार पर, हमने स्त्री पुरुष की बात की, धर्म जाति लिंग, जाति के आधार पर ये मतलब राजपूत है, ये गुजर है, मीणा है, भील है, गरासिया है, गौड़ है, मैं यादव हूं, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। लिंग आय भेदभाव, लिंग इसमें आय गया, समझा दिया मैंने। आय यानी मैंने बताया दो व्यक्ति, एक गरीब और एक अमीर है, दोनों की सुनवाई
कानून के सामने समक्ष कानून के खड़े हैं वो, तो बराबर तरीके से न्याय किया जाएगा। बराबरी या संतुलन होना जरूरी है, यही बात हम बार बार कर रहे हैं। यानी समता को मैंने 2 आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाया, 2 अनुच्छेद के माध्यम से समझाया। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की परिभाषा है, सारे देशों में अपनी एक परिभाषा है कि देश में सारे नागरिक जो होते हैं वो समान होने चाहिए, यानी कि सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज हमने देखी, ये थी समता। आगे अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है कि निरंतर पोषण मिलना चाहिए, चाहे कहीं का भी नागरिक है, चाहे किसी भी देश का है, सबको पोषण। यानी पोषण का मतलब क्या है, ये पोषण कहां से आ गया भाई, क्या होता है पोषण? भरण पोषण। देखो एक चीज होती है रकम, क्या होती है? रकम। अगर इसको खोलते हैं तो व्यक्ति को रोटी यानी भोजन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए व्यक्ति को? रोटी, यानी उसको समय पे भोजन मिल जाना चाहिए। मानव विकास में पहली आवश्यकता तो यही रोटी। दूसरा, उसको कपड़ा मिल जाना चाहिए पहनने के लिए, नहीं तो आदि मानव में आज भारत विकसित हो रहा है, विकासशील की श्रेणी में आगे विकसित की ओर जा रहा है, तो क्या फर्क रह जाएगा जब कपड़े ही नहीं है किसी व्यक्ति के साथ। रहने के लिए उसको आवास मतलब मकान मिलना चाहिए। अभी इनको शुद्ध हिंदी में अगर लिखे तो ये मतलब उसको कपड़े मिलने चाहिए, मतलब उसको वेशभूषा मिलनी चाहिए, उसका आवास मिलना चाहिए उसको, और खान पान अच्छा होना चाहिए उसको हम पोषण कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, ये तो नेशनल स्तर पे जरूरी है, लेकिन एक प्राथमिक स्तर से हम देखें तो व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं जो कहलाती है ये कहलाती है। लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे अगर बात करें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑल ओवर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि मानव का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। लेकिन प्राथमिक स्तर पर देखा जाए किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर यानी पहले स्तर पर, तो व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इसी को पोषण कहते हैं। यानी उसको जीविकोपार्जन के साधन भी चाहिए। जीविकोपार्जन का मतलब है अपना जीवन जीने के लिए, अर्जन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, और अपने जीवन को जीने के लिए वो इन चीजों को जो जीवन में चाहिए उसको अर्जित कर पाए, ऐसे संसाधन उसके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऐसे संसाधन उसके पास से होने चाहिए। यह होता है सतत पोषणीयता। सतत मतलब 100%। सतत का क्या मतलब है? 100%। पोषण मतलब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये होती है सतत पोषणीयता। ठीक है, सबका पोषण हो यानी सबका विकास हो, खान पान, रहना सहना, मतलब सारी चीजें उसके पास हो। जागरूकता का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति ये समझ पाए कि शिक्षा है क्या, शिक्षा क्यों जरूरी है, जागरूकता क्या है, जागरूकता से क्या हो जाता है, ये सारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति जब समझ पाएगा, ये जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, तभी हम सतत पोषणीयता का विकास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर टंगस्टन निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है, चांदी निकाली जा रही है, खनन क्रिया हो रही है, खनिज निकाले जा रहे हैं, संसाधन वहां ढेर सारे हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि उस काम को कैसे किया जाए। बाहर से मजदूर मंगाए जा रहे हैं, लेकिन लोकल जो पब्लिक है उसको पता ही नहीं है, तो वहां जागरूकता का विकास नहीं हो पाया। जैसे अभी लिथियम के भंडार मिले राजस्थान के नागौर में, डेगाना क्षेत्र में, तो वो लिथियम जो होता है उसके जो भंडार मिले, तो वहां के लोकल लोगों को अभी वो समझ नहीं पा रहे लिथियम क्या है, लिथियम किस काम में आता है, दवाइयों में वगैरह में काम आता है, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं है। दूसरा, उनको यह भी नहीं पता है कि भाई खनन यानी खनिजों को कैसे निकाला जाता है, हम कैसे ज्वाइनिंग ले इसमें। बाहर से मजदूर आएंगे, वो काम करने लग जाते हैं। तो अपनी कंट्री में तो अपने देश के लोग कर लेते हैं, लेकिन बाहरी कंट्री में आप देखें अपने देश के लोग अमेरिका चले जाते हैं और वहां के लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चीज क्या है, और यहाँ के लोग सीख जाते हैं, तो कई इंजीनियर, डॉक्टर भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले जिस देश को अपना मानव विकास मजबूत करना है, उस देश को ये पता होना चाहिए कि उसके लोगों तक ये पहुंच होनी चाहिए कि कौन सा संसाधन उसके पास है और उसका उपयोग कैसे किया जाना है। ये बात उसके समझ में आ जानी चाहिए। आगे अगर इसी पॉइंट को देखें हम, तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिथियम के भंडार मिल गए, या फिर चांदी मिल गई, किसी स्थान पर सोना मिल गया, या फिर पेट्रोल डीजल मिल गया, ऐश्वर्या कुआं या फिर भाग्यम कुआं जैसलमेर से, राजस्थान से ढेर सारे पेट्रोल डीजल के कुएं निकल गए। पेट्रोल डीजल एक साथ होता है पहले, फिर अलग किया जाता है, ऑयल वगैरह सब अलग कर दिए जाते हैं, फिर प्रक्रिया होती है हर चीज की। जैसे कच्चा लोहा जब होता है उसको पक्का किया जाता है मैग्नीस और कोका डाल के। पहले वो लोहा जब कच्चा होता है तो लोहा जो है
इस्पात नहीं हो पाता, वो अयस्क होता है, यानी कच्चा होता है, लोहा अयस्क होता है, और फिर उसको पक्का कर दिया जाता है, जिसे कूलर पंखे आदि बनाए जाते हैं, टेबल कुर्सियां, तो वो लोहा इस्पात कहलाता है, क्योंकि उसको भट्टी पे गर्म करके उसमें मैग्नीज, कोका, कई चीजें डाल दी जाती है। तो पहले जो संसाधन निकलता है, फिर उनमें से कुछ संसाधन खनिज होते हैं, उन खनिजों को एक क्वालिटी का बनाया जाता है, जैसे निकलते हैं, जैसे हम देखते हैं उस तरह से नहीं होते हैं। लोहे को निकाल के या चांदी को निकाल के, लोहे को निकाल के तुरंत जो है चीजें बनानी, औजार बनाने नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल डीजल जो जब निकला है तुरंत गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। सोना जब निकला है तुरंत ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, यानी उसको खनन करने के बाद, उसको बाहर निकालने के बाद उनमें संसाधनों में जो खनिज होते हैं, उन खनिजों का एक शुद्धिकरण होता है, उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करके लोगों को सिखाया जाता है कि इसका शुद्धिकरण ऐसे करना है। ये तो हमने देखा जागरूकता, लेकिन अब बात आ रही है कि आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना चाहिए। सोना निकल गया, हम काम में ले रहे हैं, चलो सोने की तो खपत नहीं होगी, वैसा ही रह जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल है, हम आए दिन बाइकों, कारों, ट्रेनों आदि के माध्यम से बहाते जा रहे हैं, उड़ाते जा रहे हैं, धुआं निकालते जा रहे हैं। क्या कभी भी एक मिनट के लिए हमने ये तो सोचा है कि 100 का डलवा लूं, 200 का डलवा लूं पेट्रोल गाड़ी में, लेकिन ये कभी सोचा कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रख दूं मैं? तो ये बहुत कम सोच पाते हैं। ये सोच होती है तो वो देश मानव विकास में आगे चला जाता है। और ये हम नागरिक जो है, किसी देश के भी हो, चाहे हमारे देश के, चाहे किसी भी देश के, उसके नागरिकों को सोचना चाहिए। ये मैं नहीं, राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता था कि स्त्री पुरुषों का मजबूत होना जरूरी है। और मानव विकास की बात जो कह रहे हैं डॉक्टर महबूब उल हक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर महबूब उल हक। क्या कह रहे हैं डॉक्टर महबूब उल हक? डॉक्टर महबूब उल हक कह रहे हैं कि किसी भी देश को अपने संसाधन जो है उस देश में भविष्य में लोगों के काम आ जाए, इस प्रकार से होने चाहिए उनके पास। ये कहाँ के रहने वाले भाई? ये पाकिस्तान के रहने वाले। लास्ट में कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। तो इनकी राष्ट्रीयता जो है लास्ट में कहाँ की थी? अमेरिका की। बड़े ही ज्ञाता थे राजनीति और अर्थशास्त्र के। इनका सपोर्ट जो करते थे वो, इनके सहयोगी जो है वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन इनका सहयोग और समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, इनको बताते थे कि इसकी चीज को ऐसे किया जाए। तो ये भारत के थे और लास्ट में ये भी बांग्लादेश चले गए। 3-3 शादियां कर ली, बांग्लादेश में अलग कर ली, भारत में अलग कर ली। तो ये चीज जो है, ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव विकास को मजबूत किया। और इन्हीं के द्वारा कही हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। दूरदर्शी योजना होनी चाहिए। अमर्त्य सेन कहते हैं किसी भी देश में आने वाली पीढ़ियों को अगर यह समझा दिया जाए, किसी भी देश में अगर आने वाली पीढ़ियों को यह समझा दिया जाए कि हमने आपके लिए संजो कर रखा है संसाधनों को, आप भी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें, तो फिर जो है ये दूरदर्शी योजना हो जाती है। क्या हो जाती है? दूरदर्शी, यानी भविष्य में काम आने वाली लंबी योजना जो होती है उसको हम दूरदर्शी योजना कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। पहली बार 1987 में सामने आया। मानव विकास की बात पहली बार कब की गई? मानव विकास की बात पहली बार 1987 में की गई। क्या उससे पहले मानव विकास नहीं होता था? उससे पहले मानव विकास तो होता था, लेकिन मानव विकास पर चर्चाएं बहुत कम हुआ करती थी। लोगों को नॉलेज नहीं था मानव विकास क्या होता है। अब क्या होता है, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार होती है, प्रत्येक देश की एक रिपोर्ट बनती है, उसमें मानव विकास का ध्यान रखा जाता है कि किस देश में कितना मानव विकास है। यह हमेशा कहां से कहां तक नापा जाता है? 0 से 1 के बीच नापा जाता है। 0 से 1 के बीच देखा जाता है इसको। इसके बीच में इसका आंकड़ा होता है पॉइंटों में, 0.926 के आसपास, उससे नीचे होता है। तो ये जो आंकड़ा है ये जितना बढ़ता जाता है पॉइंटों के अंदर, जैसे कि किसी देश का लिखा जाएगा 0.266, भारत का था एक बार 296 लिख दिया किसी देश का, तो ये 0.0 चलेगा और 1 तक चलेगा। 0 से 1 के बीच इसको नापा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहली बार कब नापा गया? 1987 में सामने आया। इसकी शुरुआत बंटलैंड आयोग ने की। किसने की? बंटलैंड आयोग। बंटलैंड आयोग एक ऐसा आयोग है जो मानव विकास के बारे में सारी कंट्री को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट से वो सारी चीजों को निकालता है कि कौन सा देश ऐसा है जिसने वास्तव में छलांग लगाई है और बहुत अच्छा अपना जो है वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर लिया। तो कोरिया वगैरह है जो अच्छी कंडीशन पे आ जाते हैं, तो वो रिपोर्ट कौन बताता है? मानव विकास रिपोर्ट की जो बात करते हैं बटलैंड आयोग है। सबसे पहले बटलैंड आयोग ने ये बताने का प्रयास किया। उसके अलावा ढेर सारे ऐसे आयोग अब बन गए जो मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर विश्व में जो तैयार करता है वो होता है यूएनडीपी। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं कुछ देर बाद।
इसकी शुरुआत बटरलैंड आयोग ने की। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए, यानी कि जीवन में जो जो आपको दिखाई दे रहा है उन सब का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संजो कर रखना चाहिए। यही मानव विकास का सतत पोषणीयता और सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास मानव जीवन जो है उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी करता है, मानव जीवन के गुणों में बढ़ोतरी करता है। क्योंकि व्यक्ति अगर यह समझ आएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे बचा कर रखना है, तो वो सारे गुण उसमें नैतिकता के डेवलप हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति में नैतिकता हो जाती है वो देश सबसे ही आगे चला जाता है, आदर करने लग जाता है, चीज को देखने लग जाता है, समझने लग जाता है और मानव जीवन की गुणवत्ता तो बढ़ती है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, जो प्राकृतिक धरोहर जो होती है, जैसे आज जंगल के जंगल खत्म हो गए, क्या ये मानव विकास है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आने वाली मानव पीढ़ी के लिए तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। जंगल के जंगल, अंग्रेज भारत में आए तो जंगल के जंगल खत्म कर दिए, आज जंगल बहुत कम। अब आप जंगलों की बात करते हैं, अगर हम पशु पक्षियों की बात करें, वो भी आज आने वाले समय में सिर्फ फोटो देखने को मिलेगी आधे पक्षियों की। तो आज टाइगर को कितना रिजर्व रखा जाता है, टाइगर रिजर्व बोला जाता है जहां उसको रखा जाता है, क्योंकि टाइगर बहुत कम हो गए। इस प्रकार से मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, प्रकृति का संरक्षण, मानव को यह बात भी जागरूकता मानव में होनी चाहिए कि उसे प्रकृति का संरक्षण करना है। देखो, मानव भूगोल का जब पहला चैप्टर हमने पढ़ा उसमें बेंदा और केरी की बात हमने पढ़ी। केरी की प्रकृति कुछ भी नहीं है, हम प्रकृति पर हावी है, जो कि गलत है। बेंदा कह रहा है प्रकृति ने सब कुछ दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जाए। तो वो कहानी के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, ये चीज हमें वहां समझ में आ गई थी, तो इसको ज्यादा हम नहीं देखते हैं। संसाधनों का ह्रास कम करना, यानी प्रकृति से हमें जो कुछ भी संसाधन मिले। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो आप, संसाधन क्या होता है। देखो, एक होती है खनन, एक प्रक्रिया क्या होती है? खनन। किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? किसी भी, लिख लेना इस चीज को आप, किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना, ये जो प्रक्रिया है खनन कहलाती है, खनन कहलाता है। खनन कहलाता है, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम खोद कर प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम खनन कहेंगे। एक चीज आती है हमारे सामने, संसाधन। क्या चीज आती है भाई? संसाधन। क्या होते हैं संसाधन? दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो तो ब्रह्मांड है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब संसाधन है। यानी ये मार्कर जो मेरे हाथ में संसाधन है, ये डिजिटल बोर्ड एक संसाधन है, ये वॉच जिसमें मैं टाइम देखता हूँ ये एक संसाधन है, ये कपड़े जो है ये एक संसाधन है, ये कैमरा एक संसाधन है, ये लाइटिंग एक संसाधन है। लेकिन अंदर से जो कुछ भी प्राप्त किया हमने खोदकर, वो संसाधन तो है ही। यानी हमने जमीन में से कुछ भी खोदकर निकाला है वो संसाधन है। अब वो संसाधन है तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो खनिज बन पाते हैं, और हम उन्हीं के संरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या बन पाते हैं? खनिज बन पाते हैं। अब कोई संसाधन अगर खनिज बन गया तो कब बन पाता है? वो गुण होने चाहिए उसके पास। जैसे जल है, वो कभी भी खनिज नहीं बन पाया, वो आज भी क्या है? संसाधन है। तो प्रत्येक जो खनिज होता है पहले संसाधन होता है, एक शर्त ये है, क्योंकि जो कुछ भी अगर दिखाई देता है वो संसाधन है, तो कोई भी खनिज बनाए उससे पहले वो संसाधन है। और इनका हमें क्या करना चाहिए? दोहन जो है, इनकी खपत जो है वो हमें कम से कम करनी चाहिए। ये मानव विकास में भी ऐड किया गया है। उसके अलावा संसाधनों का ह्रास कम करना चाहिए। पर्यावरण समावेशन योजना, यानी पर्यावरण समावेशन योजना का मतलब है पर्यावरण का जो खात्मा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करके उस खात्मे को रोकना क्या कहलाता है? पर्यावरण समावेशन। और इसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट यानी सरकार कोई नीतियां लाती है, कोई नियम बनाती है, तो उसको हम कहेंगे पर्यावरण समावेशन योजना। क्या कहेंगे उसको? पर्यावरण समावेशन योजना। आगे अगर हम देखें तो बड़ी ही प्यारी चीज हम देख रहे हैं, विकास का आह्वान, यानी कि लोगों से ये आह्वान कर दो, ये आवाज पहुंचा दो, लोगों को ये समझा दो, ये जागरूकता फैला दो कि सतत विकास जो है वो अगर किसी भी देश में होना चाहिए तो विकास के बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। दूसरा, सतत विकास जो है उसके भी 3 स्तंभ है, यानी प्रत्येक चीज का एक स्तंभ है। जैसे मेरा स्तंभ जो है पैर है, पैरों का स्तंभ जमीन है, जमीन का स्तंभ जो है हमने 11वीं में पढ़ा क्या है?
जमीन जो है वो आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानों के कई अवशेषों से मिलकर बनी है और इसके अंदर परतें हैं, चट्टानें हैं, क्रोड, मेटल, क्रस्ट है, ये चीजें सारी है। तो वो क्या है, स्तंभ है उसके। ठीक उसी प्रकार से मानव विकास के 4 स्तंभ तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो सतत विकास जो देख रहे हैं हम, पोषणीयता कह सकते हैं, उसके भी 3 स्तंभ है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। यानी समाज के लोगों को यह समझा दो कि विकास जो है वो निरंतर चलना चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो सामाजिक लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी हम, पहले एक घर में नॉलेज होती है, जैसे आपको हुई, मुझे हुई, मैं पूरे घर के सदस्यों को समझाता हूं, घर के सदस्य में से कोई धीरे धीरे पास वाले घर में समझाता है, फिर पूरे परिवार में, फिर समाज में, समाज से पूरे जिले में, जिले में पूरे देश, राज्य में, और राज्य से पूरे देश में, और देश में इंटरनेशनल लेवल पर मानव विकास की चर्चा शुरू हुई। इसीलिए इतनी लेट हो पाई क्योंकि लोगों ने धीमी गति से समझाया। 1987 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1987 में। किसका नाम आता है? अमर्त्य सेन का। कहां के रहने वाले थे? भारत के। ये तो सहयोगी थे। मूलतः नाम किसका आता है? डॉक्टर महबूब उल हक, जो कहां के थे? पाकिस्तान के। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1990 के अंदर, भारत रत्न से अमर्त्य सेन को नवाजा गया। तो ये महान विभूतियां थी जिन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। आर्थिक सतत विकास, आर्थिक सतत विकास का जो आर्थिक पहलू है या आर्थिक स्तंभ है, वो लोगों को इकोनॉमी के बारे में, पैसों के बारे में समझाता है कि पैसा जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उस देश को मजबूत करती है। अर्थव्यवस्था यानी पैसा होना। जैसे हमारे घर को मजबूती देने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पूरे देश को मजबूती करने के लिए आर्थिक संसाधनों का, जो उससे पैसा दे सके, वो संसाधन होने जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कहीं से चोर के पैसे लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है। आर्थिक संसाधन का मतलब है उस देश को ऐसे संसाधन या ऐसे उद्योग या फिर ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, जिससे उसका क्या मजबूत हो? आर्थिक पक्ष। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, जलवायु, वेदर, इसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण जो है उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? पौधों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से। अच्छी वर्षा कहाँ होती है? आज मौसिनराम में ज्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा है। पेड़ पौधे बारिश को खींचते हैं, अच्छी हवा देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट देते हैं। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मानव विकास से नहीं जुड़ी है। आपने देखा, लोगों में जागृति हो, शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों के पास संसाधन होना चाहिए, समाज में एक रूपता दिखनी चाहिए, कानून की नजर में सब समान होने चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, आय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। सारी चीजें इंक्लूड है किसमें? मानव विकास में। किसके अंदर? मानव विकास में। मानव विकास से फायदा क्या हो जाएगा भाई? इसको इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इससे समाज में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा जो बहुत जरूरी है? इस पे इतना जोर दे रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ये बना दिया। ये इसलिए जरूरी है मानव विकास क्योंकि इससे सारी चीजें इससे जुड़ी रहती है। जैसे किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है तो मानव विकास रिपोर्ट अच्छी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो अच्छा स्वास्थ्य दे पाएगा, ना अच्छी शिक्षा दे पाएगा, ना अच्छे संसाधन उसमें डेवलप हो पाएंगे। तो जनसंख्या कंट्रोल अगर व्यक्ति करेगा, अगर कोई देश करेगा, तो मानव विकास सबसे ही आगे की ओर चला जाएगा। इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो मानव विकास के पीछे जो कुछ भी लगा हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है एजुकेशन, वो है फिजिकल जो है पूरी तरह से डेवलप होना, स्वास्थ्य अच्छा होना और संसाधनों का होना। अब आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक, ये जो पहलू है, ये जैसे व्यक्ति कोई काम कर रहा है, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। किसका संरक्षण कर रहा है? पर्यावरण का। अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तो वहां के लोग मजबूत होंगे, लोग मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, युवा मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो ये स्तंभ है, बस इतना याद रखना है। ये सा आप है, क्या याद रखना है? आप सा, ऐसे याद रख लो इसको, आप सा, आप सा। ठीक है, आगे बढ़े। उत्पादकता, यानी किसी देश के पास संसाधन है। उत्पादकता क्या होती है इसको हम समझ रहे हैं। किसी देश के पास संसाधन है, सब कुछ है, खाना पीना रहना सब कुछ है, लेकिन बहुत अच्छे संसाधन उसके पास है, लेकिन वो उसका उत्पादन करना नहीं जानता। जैसे मेरे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन मैं आपको डिलीवर करना नहीं जानता, तो क्या मेरा मानव विकास हो पाएगा या मेरे देश का मानव विकास हो पाएगा? क्या मैं आप लोगों का विकास कर पाऊंगा? जब मैं 4 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका विकास नहीं कर पा रहा हूं, तो देश में अगर उत्पादक की क्षमता नहीं है तो मानव विकास रिपोर्ट अच्छी नहीं आ सकती उसकी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। समझ में तो आ गया आपको क्या है उत्पादकता? देश के पास सब कुछ है, फिर भी उसको किस तरह से काम में लेना है, ये टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, ये कहलाती है उत्पादकता की कमी। तो ये कैसे होनी चाहिए, क्या होती है, समझते हैं।
मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य की उत्पादकता से है। यानी कोई किसी देश में सक्षम अगर मानव है, योग्य लोग है, योग्य वहां की जनसंख्या। एक ही चीज होती है, मानव कह दिया, लोग कह दिया, जनसंख्या कह दिया। अगर किसी देश के लोग यानी जनसंख्या वहां की योग्य है, शिक्षित है, स्त्री पुरुष मजबूत है, वही राल्फ वाल्डो इमर्सन वाली बात, अगर वहां लोग मजबूत हैं तो देश की मानव जो है उसकी कार्य करने की क्षमता जो होगी वो उत्पादकता बढ़ा देगी। तो आर्थिकन, सामाजिकन, पर्यावरण जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे लोग अपना आप ही उत्पादकता पर महत्व देने लग जाएंगे और उस देश धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, तरक्की करने लग जाएगा। ठीक है। ज्ञान को बढ़ाना, उत्पादकता का क्या मतलब है? ज्ञान है लेकिन कोई देने वाला नहीं है, उत्पादन नहीं हो रहा है। खेती है, जमीन है, लेकिन खेती करने वाले नहीं है, उत्पादकता नहीं हो रही। क्या देश विकास करेगा? नहीं करेगा। जब देश विकास नहीं करेगा तो क्या मानव विकास रिपोर्ट अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ज्ञान जो है उसको बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है उत्पादन करना, किसी का भी हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, पर्यावरण को अच्छा करने का हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी का हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे सुविधाओं से हो सकता है, सरकार की नीतियों से संबंधित हो सकता है। उत्पादकता मतलब आगे की ओर बढ़ाना। बेहतर चिकित्सा देखो लिखा हुआ है, बेहतर शिक्षा भी लिखा हुआ है, बेहतर रोजगार या रोजगार के अवसर भी लिखा हुआ है। इसे क्या समझ रहे हैं? अगर किसी देश में अच्छे हॉस्पिटल है, लोगों को हमेशा ये समझाया जाता है कि योग किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, फिजिकल के प्रति, शरीर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, बेहतर चिकित्सा दी जाती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से जो है उसको तुरंत निजात मिल जाए। जैसे कोविड में देखा, कई देशों ने टीका डेवलप कर लिया तो बेहतर चिकित्सा, मानव विकास रिपोर्ट अच्छी होती है इससे। बेहतर शिक्षा किसी देश में सबसे पहली आवश्यकता ही है मानव विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। हम बार बार कह रहे हैं तो उसमें देखो चिकित्सा के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य जो है किस में जुड़ा हुआ है? मैंने जो स्वास्थ्य बताया वो इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सा अच्छी है तभी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। शिक्षा लिखा हुआ है, रोजगार के अवसर जब होंगे किसी देश में संसाधन होगा। यानी पॉइंट वही है, कहने का तरीका अलग है। उत्पादकता बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बढ़ाएंगे? स्वास्थ्य और संसाधन की। तभी संसाधन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? रोजगार के अवसर मिलेंगे, आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, पैसे की बढ़ोतरी होनी चाहिए, आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर आय नहीं बढ़ेगी किसी देश की, आय क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर देश के अंदर रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं होते? क्योंकि संसाधन नहीं है। संसाधन क्यों नहीं होते? क्योंकि संसाधनों की समझ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समझ नहीं होती है। अगर समझ नहीं है संसाधनों की तो संसाधन तो हर देश के पास होते ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे उनको डिलीवर किया जाए, कैसे उनको काम में लिया जाए, ये जिन देश के पास वहां के नागरिकों में, वहां की जनसंख्या में नॉलेज नहीं होता है तो वहां आय की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और ये भी एक पॉइंट है कि आय की बढ़ोतरी होती है तभी क्या बढ़ता है? मानव विकास बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? मानव विकास। इसके अलावा तकनीकी विकास, यानी टेक्नोलॉजी में आज कई देश बहुत आगे निकल गए, बहुत ज्यादा आगे डेवलप हो गए अपने आप को। हमारे यहाँ जब कंप्यूटर आया तो कई लोगों ने जो है चांद पे जाने की सोच ली थी और चले गए थे। यानी कि टेक्नोलॉजी में आज भी कई देश हमसे पीछे, हम कई देशों से आगे, कई देश हमसे भी आगे हैं। यानी कि प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार होती है, टेक्नोलॉजी तकनीकी ज्ञान होता है, और तकनीकी ज्ञान हर देश के पास होना चाहिए तभी वो अच्छा कर पाता है, अलग अलग जगह से जानकारियां जुटा पाता है। और ये जो तकनीकी विकास है, ये हम जो कह रहे हैं कि प्रकृति में अगर कुछ बदलाव हम कर सकते हैं तो वो तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सुविधाजनक होती है। आज सौर पैनल के माध्यम से, सौर ऊर्जा से जो है लाइट जो घरों के अंदर आती है, या फिर बड़े बड़े उद्योगों, जैसे कि किसी शहर के अंदर कोई झील है, उसकी चारों तरफ की जो लाइटिंग है, सौर ऊर्जा का पैनल लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो उसकी पूरी लाइटिंग कहाँ से हो जाएगी? सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा मिलती है उससे लाइटिंग बन जाती है, उससे विद्युत बन जाती है। तो ये तकनीकी विकास है। ये क्या है? तकनीकी विकास। आने वाली पीढ़ियों के लिए लाइट बच जाएगी। ठीक है भाई, सूर्य में तो कोई कमी आनी नहीं है, वो तो धूप बढ़ाएगा, क्योंकि ओजोन परत में क्या हो रहे हैं? छेद हो रहे हैं। ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण छेद हो रहे हैं तो धूप बढ़ती जाएगी। सूर्य की जो किरण है उसका 18 अरबवां हिस्सा हमारे पास आता है, और ओजोन परत में ऐसी रेफ्रिजरेटर वगैरह जो गैस आती है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, उससे छेद हो रहे हैं उसमें, तो धूप तो बढ़ती रहेगी। यानी कि तकनीकी विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तकनीकी विकास। इतना याद रखो। उपागम विस्तार। अब ये उपागम क्या है? ये है साधन। कैसे साधन? ऐसे साधन जो मानव का विकास कर सके, उनका विकास होना चाहिए, साधनों का विकास होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, ये हम पहले ही देख चुके हैं। बेहतर चिकित्सा देंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, रोजगार के अवसर देंगे तो लोग भूखमरी, बेरोजगारी से नहीं मरेंगे। लोगों में शिक्षा होगी तो अच्छा स्वास्थ्य अपना बन जाएगा। यानी मैंने आपसे पहले ही कहा
कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इसके इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। मानव विकास में सारे पहलू आ जाते हैं, व्यक्ति का खाना पीना, रहना, आवास, किसी देश में खाना क्या मिलता है लोगों को, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ का पर्यावरण क्या है, वहाँ का सामाजिक परिवेश क्या है, जनजाति के लोग किस प्रकार रहते हैं, शहरों के लोग किस प्रकार रहते हैं, गाँवों के लोग किस प्रकार रहते हैं, सब कुछ देख लिया जाता है इस रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट जो है ये एक कुंडली है, ज्योतिष कुंडली, जो आने वाले समय में कोई देश कितनी तरक्की कर पाएगा ये बता देती है। आज आपकी मानव विकास इस साल जो आई, पिछले साल जो आई और तीसरे उससे 3 साल पहले जो आई, उन तीनों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गति क्या है, हमारा देश कितनी गति कर रहा है। तो मानव विकास जो है उससे यह पता चल जाता है कि किसी देश को अपने विकास के लिए, अगर वो विकासशील है तो विकसित होने में कितना समय लगेगा, और उस समय को अगर कम करना है तो उसको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने देश को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। ये किताबी लैंग्वेज से तो लेक्चर के माध्यम से हर चीज से तरीके से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि मानव विकास है क्या। मानव विकास वो चीज है जो किसी भी देश के मानव कितनी तरक्की कर रहे हैं इसका शिक्षा, संसाधनों और स्वास्थ्य के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, उसकी एक ब्रांच है, शाखा यूएनडीपी, वो तैयार करती है। तो अच्छा स्वास्थ्य लोगों का होना चाहिए। सशक्तिकरण यानी मजबूती, अगर उत्पादन होगा किसी देश में, क्षमता होगी और सतत पोषणीयता होगी, यानी 100% रोजगार के अवसर मिलेंगे, पोषणीयता अच्छी चलेगी किसी देश की, अगर रोजगार के अवसर अच्छे मिल रहे हैं, संसाधन अच्छे हैं, सारी चीजें उसमें अच्छी है, वो उत्पादक करना भी जानता है, समता है, सबको समान अवसर दिए जा रहे हैं, समता मतलब सबको समान अवसर दिए जा रहे हैं, सतत पोषणीयता, सबको पोषण दिया जा रहा है। ये आधार स्तंभ थे ना हमने जो शुरू में पढ़े, 2 बता दिए मैंने। तीसरा उत्पादकता, वो उत्पादक करना भी जानता है, तभी कोई देश सशक्त हो पाएगा। सशक्तिकरण का मतलब है मजबूत होना। क्या होना? मजबूत होना। कोई देश जब भी मजबूत हो पाएगा, किसी देश का मानव विकास जो है उसकी जो रिपोर्ट है तभी मजबूत हो पाएगी जब उस देश में सशक्तिकरण आ जाए। क्या आ जाए? उसमें मजबूती आ जाए। क्या आ जाए? उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलों के साथ समाज पर्यावरण का कैसे विकास करना है, जो संसाधन मिले हैं, जो खनिज मिले, आने वाली पीढ़ियों के बारे में समझते हुए समाज में जागरूकता फैलाते हुए उनका सही तरीके से दोहन करना, उनका सही सदुपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर आज़ादी जैसे माहौल पर जोर देना और जागरूकता को विशिष्ट तरीके से समझ पाना, ये सारी चीजें जो है जब चल जाती है और व्यक्ति ये समझ जाता है कि किसी देश में संसाधन है तो वहां के लोग किस प्रकार उसको काम में ले सकते हैं, उत्पादकता कर सकते हैं, ये सारी चीजें जब हो पाती है तभी क्या हो पाता है? सशक्तिकरण हो पाता है। क्या हो पाता है? मजबूत हो पाता है। अवसर चुनने का मौका, जैसे मेरे सामने, मुझे वकील बनना पसंद है। क्या बनना पसंद है? वकील। लेकिन मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है वकील का, मुझे ये कहा गया है कि तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जॉब किसकी है? डॉक्टर की है नहीं। मैं आपको ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, है ना। आप सोचो डॉक्टर की जॉब है, अब मुझे बनना क्या है? वकील बनना है, जबकि मुझ पे दबाव बनाए जा रहे हैं तेरे को डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि बाकी जॉब हमारे पास है नहीं। यानी प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार समान अवसर दिए जाए उसको कि वो किसी भी फील्ड में चला जाए। कोई वकील बनना चाह रहा है, वकील बनने दो। कोई किसी शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में जाने दो, टीचर बनने दो। तो उसको समान अवसर दिया जाए, अपना अवसर चुनने का मौका जिसे हम कह सकते हैं। महिला सरलीकरण योजनाएं, इसमें मैंने बताया महिला को भारतीय समाज में, कई समाजों में है दृष्टि से देखा जाता है, कमजोर आंका जाता है, जबकि महिला कमजोर नहीं होती है। ईश्वर ने ऐसे उसे कई गुण दिए हैं जो पुरुष से उसे कई गुना ज्यादा मजबूत बनाते हैं, लेकिन समाज की भावना और लोग क्या कहेंगे, ये चीज जो है उसको और कमजोर बना देती है, और महिलाएं उतना उत्कर्ष और उतना पराक्रम नहीं दिखा पाती, क्योंकि समाज उन्हें खींचता रहता है, समाज उन्हें है दृष्टि से देखता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, लड़का होता है जब थाली ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और लड़की होती है जब 3 दिन बाद पता चलता है लड़की हुई, और दादा दादी जितने भी माँ बाप होते हैं उनके चेहरे जो है लटक जाते हैं कि लड़की हुई है। इतना दुख, इतना मातम आज भी भारतीय समाज में। क्या मानव विकास रिपोर्ट हम खाक अच्छा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हुनर के रोजगार योजनाएं, एक स्कीम चला भारत में कुछ समय पहले, हुनर से रोजगार। क्या चला? हुनर से रोजगार। उससे ये पॉइंट समझ आओगे आप, रोजगार, हुनर से रोजगार। इसमें क्या होता था, सरकार लालच दे रही थी
ऐसी योजनाएं क्या करती है, मानव विकास रिपोर्ट को अच्छा बना देती है और मानव को सशक्त करती है। बेरोजगार जो व्यक्ति घूम रहे थे उनको सरकार एक चांस दे रही थी कि तुम अच्छे कुक बनो। क्या बनो, तुम अच्छे कुक बनो, तुम अच्छा कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति बनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, तुम अच्छे सिलाई करने वाले व्यक्ति बनो, सिलाई अच्छे से करो। तो लोगों ने कहा हम क्यों करें सिलाई, हम तो पढ़े लिखे, तुम अच्छे हलवाई बन जाओ, तुम कुछ भी बढ़िया चीज सीख लो। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लाए गए, तो कुक बनने के लिए ऐसे कोई तैयार नहीं होता था, तो सरकार उनको लालच देती, जो पढ़ते थे, रोजगार जिनके पास नहीं था, बेरोजगार थे, तो उनको लालच देती कि 6 मंथ का ये कोर्स होगा, 6 मंथ में आपको 3,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, 3,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से उल्टे आपको दिए जाएंगे। ये हुनर से रोजगार स्कीम था, जो हुनर के रोजगार योजनाएं जो सरकार की है उसको समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। आपको 3,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, आपको रोज जाना है, कुक क्या होता है, कुक कैसे काम करता है और कुक बनने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी कंट्री में, दूसरी कंट्री में जाके भी जॉब कर सकते हो, अपनी कंट्री में भी कर सकते हो। और जब लोगों ने 6-6 महीने ये कोर्स किया तो बाहर की कंपनियां भी आई, कई लोगों को रोजगार भी मिले। इससे क्या हुआ, मानव विकास रिपोर्ट तो अच्छी हुई, खुद मजबूत हुआ, यानी किसी देश के लोग मजबूत हुए, समाज मजबूत हुआ, देश मजबूत हुआ। इसे कहते हैं हुनर के रोजगार की योजना है। तो सब में ऐसी स्कीम थी। फिर है सुशासन, यानी अच्छा शासन होना चाहिए किसी देश में। अगर किसी देश में अच्छा शासन नहीं है और अच्छे से वो देश अपने शासन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो बेसिकली आप जानते हैं देश की मानव विकास रिपोर्ट अच्छी नहीं हो पाएगी। लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता, यानी वही चीजें बार बार घूम रही है। यानी चीज है कि जो कुछ भी आपको दिखाई देता है किसी भी देश में, उन सबका विकास हो जाना मानव विकास है, तभी मानव विकास अच्छी हो पाती है। मुखी का मतलब है लोगों के लिए, लोगों को उन्मुख मतलब आगे बढ़ाने में, लोगों मतलब लोग, लोगों को आगे बढ़ाने की नीतियां मतलब नियम, मेथड, लो, कानून, यानी ऐसे कानून बनने चाहिए लोगों को आगे बढ़ाने में, जिसको कहेंगे हम लोकोन्मुखी। लिख देता हूं मैं, लोगों को, किसी भी लोगों को मतलब किसी भी देश की जनसंख्या, लोगों को आगे बढ़ने के नियम, इसका अर्थ है किसका, लोकोन्मुखी नीतियां। लोगों को आगे बढ़ने के नियम पता होना चाहिए, और नहीं है तो यह आवश्यकता है कि उनको समझाया जाए, तभी कोई देश क्या करेगा, तरक्की कर पाएगा। आगे अगर हम देखें तो यूएनडीपी क्या है, ये हमने 4 स्तंभ, 4 पिलर जो थे वो तो हमने पढ़ लिए कि 4 पिलर पे मानव विकास टिका हुआ है, जिसमें हम समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उल्टा बोलिए एक बार, सशक्तिकरण, उत्पादकता, सतत पोषणीयता और समता। ये चारों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। कमेंट बॉक्स में फालतू चीज कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। क्या लिखना है, जो मैंने बताया, और कितनी पढ़ाई हो रही है आपकी ये भी लिखना है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूएनडीपी क्या है, 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष, कब से निकली जा रही रिपोर्ट, देखो 1987 में तो महबूब उल हक ने बता ही दिया, लेकिन उसके बाद प्रतिवर्ष तैयार कब होती है, 1990 ईस्वी से ये तैयार हो रही है, लिखा हुआ है। प्रतिवर्ष कौन निकालता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं यूएनडीपी। ये किसके अंडर में कार्य करता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है यूनाइटेड नेशन, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये उसकी एक ब्रांच है। देखो यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर ये क्यों देख रहे हैं, देखिए अभी क्यों देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना। ये क्या करता है, कोई भी देश आपस में लड़ता है तो मैत्री संबंध स्थापित करता है, और इसके कई ब्रांचेज है, उसकी ब्रांचेज नहीं कह सकते, इसके कई ऑफिस है, और उन ऑफिस में एक ऑफिस का नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो इसका ऑफिस है, एक साइड में बना हुआ ये ऑफिस है जो दिखाई दे रहा है आपको यूएनओ का। कहाँ है यूएनओ, यूएनओ है न्यूयॉर्क में। किस जगह है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी किस जगह, तो मैनहट्टन द्वीप पर। किस द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर। तो 17 एकड़ में फैला हुआ है। कितना एकड़ में फैला हुआ है, 17 एकड़ में। 39 मंजिल बिल्डिंग है, उसमें से एक मंजिल ये है। कितनी मंजिल है इसकी, 39 मंजिल। अब आप कहें सर एक और बन रही है, तो बन जाएगी तो उसको जोड़ देंगे हम। ये एक मंजिल है जिसपे किसका कार्यालय, यूएनडीपी का। जो क्या करता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में बैठे बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं, यूएनडीपी के लोग ये तैयार कर रहे हैं वो खाका, वो रिपोर्ट, जो जिसको हम कहते हैं
मानव विकास रिपोर्ट जो हर साल तैयार होती है, जिसको मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। यानी ये प्रतिवेदन यानी एक कागज तैयार करता है प्रत्येक देश का, ये स्तर जो होता है अनुसार सभी सदस्य देश जो है यूएनओ के क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है, उनको सूची दे देता है कि तुम इस स्तर पे हो, तुम्हारा सुधार करो जल्दी से, है ना। पाकिस्तान तुम हथियार मत खरीदो, तुम भारत की तरह शिक्षा का विकास करो, तभी तुम आगे जा पाओगे। क्या कर पाओगे आगे। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है और गरीबी, किस देश में कितनी गरीबी है, ये तो आम बात हो जाती है ना, फिर छोटी सी बात हो जाती है। अगर मैंने ये जान लिया कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, तो मैं ये रिपोर्ट भी जल्दी बैठ के बना दूंगा कि कौन व्यक्ति अमीर है और कौन गरीब है। बना देंगे, ये नहीं बना देंगे। अगर मैंने ये जान लिया कि कक्षा के अंदर किसी क्लास में टॉप 10 बच्चे कौन है, फिर तो मैं ये भी जान लूंगा कि कमजोर वाले कौन है। तो ये दोनों रिपोर्ट तैयार करता है, आपको ये याद रखना है। पहली रिपोर्ट कौन सी तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक की, और दूसरी गरीबी सूचकांक। दोनों रिपोर्ट कौन तैयार करता है, यूएनडीपी। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने ये देखे। उसके अलावा यूएनडीपी 2 रिपोर्ट तैयार करता है, 1990 से करता है। पहले महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक 1987 के आसपास उन्होंने बताया था। उसके बाद हर साल ये प्रतिवेदन तैयार होता है। ये यूएनओ की एक शाखा है, एक ब्रांच है जो वहां बैठ के काम करती है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में ये है यूएनओ जो है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है यूएनओ के अंदर, जो हेग के अंदर है, हेग देश के अंदर। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन मानव विकास के बारे में आज हमने जो चीजें पढ़ी है वो सारी महत्वपूर्ण है, सारी अच्छी चर्चाएं हैं। आपने आराम से पढ़ा, मस्ती से पढ़ा, और सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़ना है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि एग्जाम आएगा जब पढ़ लेंगे, ये बहुत ही बुरी आदत है, इसको सुधार लेना। 4th वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा धीमी गति से हम अभी चल भी रहे हैं, फास्ट गति से चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि नवंबर तक अपना सिलेबस आसपास चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़े ताकि आपका बैकलॉग नहीं हो। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मजबूती के साथ पढ़ना है। इस बार टारगेट 100 पार। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।